नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग कल रविवार 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह संवाद खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की शुरुआत के बाद यह चुनाव आयोग की पहली मीडिया ब्रीफिंग होगी। राहुल गांधी ने हाल के दिनों में आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदान हेराफेरी का आरोप लगाया है। खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट डाले गए, जिससे भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ। कांग्रेस ने 70 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में धांधली की आशंका जताई है। वहीं बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा नेताओं समेत कई दिग्गजों के दोहरे वोटर कार्ड के सबूत पेश किए हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कल यानी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और इसकी शुरुआत सासाराम से होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आजाद भारत में वोट देना ही असली आजादी है, लेकिन भाजपा फर्जी तरीके से वोट चोरने और काटने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो इतनी गड़बड़ियां सामने नहीं आती और सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। खेड़ा ने दावा किया कि यह सिर्फ वोट छीनने का षड्यंत्र नहीं है, बल्कि दलित, वंचित, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग की पहचान छीनने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि आज अगर वोट का अधिकार छीना जाएगा तो कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी भी खत्म हो जाएगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा में राहुल गांधी और महागठबंधन के सभी दल शामिल होंगे और विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि किसी भी मतदाता का नाम ना छूटे। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल ने भारत विभाजन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी इस मॉड्यूल में कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन को विभाजन का जिम्मेदार बताया गया है, जिसमें जिन्ना की 2 राष्ट्र की सोच, कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकारने और माउंटबेटन के सत्ता हस्तांतरण की तारीख आगे बढ़ाने को मुख्य कारण बताया गया है। वहीं कांग्रेस ने इसे भ्रामक करार दिया और कहा कि विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीभगत का नतीजा था। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मॉड्यूल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन की भूमिका को छिपाया गया है और इसे जला देने की बात कही। वहीं पार्टी के अन्य नेता संदीप दीक्षित ने सरकार पर इतिहास को तोड़ मरोड़कर पेश करने और आरएसएस को नायक दिखाने का आरोप लगाया। भारत विभाजन की त्रासदी के गुनहगारों पर चर्चा में अक्सर नेहरू, कांग्रेस, जिन्ना और अंग्रेजों का नाम लिया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका सबसे अहम रही। सावरकर ने अपने हिंदुत्व सिद्धांत और हिंदू महासभा के नेतृत्व के दौरान 2 राष्ट्र के सिद्धांत को वैचारिक आधार दिया। उन्होंने हिंदुओं को ही भारत भूमि का सच्चा नागरिक बताते हुए मुसलमानों को तोयम दर्जे का स्थान देने की वकालत की। इससे मुसलमानों में असुरक्षा बोध गहराया और मुस्लिम राष्ट्रवाद को बल मिला, जिसका परिणाम पाकिस्तान की मांग के रूप में सामने आया। सावरकर ने न सिर्फ विचार दिए बल्कि हिंदू महासभा और आरएसएस के जरिए हिंदू राष्ट्रवाद को संगठित और सैन्यीकृत किया। वे अंग्रेजों के भी सहयोगी बने और नेताजी सुभाष की आजाद हिंद फौज के खिलाफ ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए प्रचार किया। उनके विरोध का सबसे बड़ा निशाना गांधी थे, जिनकी हत्या की साजिश में भी उनका नाम जुड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदुत्व और मुस्लिम राष्ट्रवाद दोनों ने मिलकर विभाजन की जमीन तैयार की। 1946 की सांप्रदायिक हिंसा ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि कांग्रेस के पास विभाजन स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस तरह सावरकर विभाजन के अनदेखे लेकिन बड़े किरदार साबित हुए। अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें नाटो सदस्यता दिए बिना नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने की बात शामिल है। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ कॉल पर इस पर चर्चा की। प्रस्ताव के तहत अमेरिका ने गैर नाटो आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का सुझाव दिया है, जिसका अर्थ है कि यदि यूक्रेन पर हमला होता है तो उसे नाटो सदस्य देशों जैसी सामूहिक सुरक्षा मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सहमति के संकेत दिए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप से कैसे लागू होगी। कीव लंबे समय से नाटो में शामिल होने की इच्छा रखता है, लेकिन रूस ने इसे युद्ध शुरू करने के कारणों में से एक बताया है।
ट्रंप ने भी यूक्रेन की नेटो सदस्यता की संभावना को खारिज किया है। माना जा रहा है कि सोमवार को वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी और इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई शिखर बैठक का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि शांति की दिशा में दोनों नेताओं का नेतृत्व सराहनीय है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अलास्का में हुई शिखर बैठक पे हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। भारत ने जोर दिया कि पूरी दुनिया यूक्रेन संघर्ष का जल्द से जल्द अंत देखना चाहती है और इसके लिए संवाद ही एकमात्र समाधान है। ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक समुदाय यूक्रेन युद्ध को लेकर गहरी चिंता जता रहा है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह शांति और कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करता है और किसी भी संघर्ष के समाधान में संवाद की भूमिका को सबसे अहम मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बहुचर्चित शिखर वार्ता के बाद कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और यूक्रेन नहीं है। रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप के स्टैंड में यह बड़ा बदलाव सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि वह और पुतिन इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौते पर जाना है, जिससे युद्ध समाप्त होगा, न कि केवल युद्ध विराम समझौता, जो कि अक्सर लंबे समय तक नहीं टिकते। ट्रंप ने यह भी जानकारी दी कि जेलेंस्की सोमवार को अमेरिका आएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पुतिन के साथ एक और बैठक संभव होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रक्रिया से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत का ब्यौरा साझा किया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ स्थायी शांति तभी संभव है जब युद्ध विराम, यूक्रेनी युद्ध बंदियों की रिहाई और रूस पर दबाव जारी रखने जैसे कदम उठाए जाएं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि यदि त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती या रूस ईमानदारी से युद्ध खत्म करने से बचता है तो उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन से जुड़े हर अहम मुद्दे पर फैसला यूक्रेन की मौजूदगी में ही होना चाहिए, खासकर क्षेत्रों पर अधिकार से जुड़े मामलों में। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ करने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने कहा कि 15 अगस्त के दिन आरएसएस का जिक्र करना आज़ादी की जंग की बहुत बड़ी तौहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं से नफरत की। ओवैसी के मुताबिक आरएसएस हमेशा से उस समावेशी राष्ट्रवाद का विरोध करता रहा है जिसकी नींव पर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री पर ऐसे संगठन की तारीफ करने का आरोप लगाया जो मुल्क में नफरत फैलाता है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हुए इसकी सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस ने राष्ट्र और व्यक्ति निर्माण में एक सदी से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ा हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि यदि आरएसएस एनजीओ है तो इसका पंजीकरण आईडी, वित्तीय पारदर्शिता और विदेशी योगदान नियमन अधिनियम यानी FCRA लाइसेंस कहाँ है। केरल कांग्रेस ने 6 बड़े सवाल पूछते हुए आरएसएस की पंजीकरण स्थिति, वार्षिक लेखा जोखा और एनजीओ डारपैन पोर्टल पर उपस्थिति पर जवाब मांगा। विपक्ष का आरोप है कि आरएसएस एक अपंजीकृत संगठन है जो सत्ता की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाता है लेकिन जवाबदेही से बचता है। विशेषज्ञों के अनुसार आरएसएस स्वयं को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता है, न कि औपचारिक रूप से पंजीकृत एनजीओ। वहीं वैश्विक स्तर पर PRAC, ऑक्सफैम और वर्ल्ड विजन जैसे संगठनों को सबसे बड़े एनजीओ माना जाता है क्योंकि उनके वित्तीय और संचालन संबंधी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को लेकर चीन पर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब तक वह राष्ट्रपति पद पर हैं, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने बताया कि जिनपिंग ने कहा है कि वह और चीन दोनों ही बहुत धैर्यवान हैं। यह बयान 15 अगस्त को उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली बैठक से पहले आया। ट्रंप ने स्वीकार किया कि ताइवान को लेकर स्थिति गंभीर है, लेकिन जब तक वे पद पर हैं किसी बड़े संघर्ष की संभावना नहीं है।
उल्लेखनीय है कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और किसी भी हाल में उसे पुनः अपने साथ मिलाने की बात करता आया है, जबकि ताइवान इस दावे का कड़ा विरोध करता है। इसी बीच अमेरिका में चीनी दूतावास ने ताइवान को दोनों देशों के रिश्तों में सबसे संवेदनशील मुद्दा बताया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.